तो बेटा हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर 16। बेटा ये आज रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट जो है वो लेक्चर है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर 16 लास्ट लेक्चर है इसका, ठीक है बेटा। अच्छा, हम लोग जो है पीरियोडिक फंक्शन पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने बताया था जब 2-3 फंक्शन प्लस माइनस में लिख दिए जाएं तो उनका अलग अलग जो है आप पीरियड निकालें, उसके बाद सबका एलसीएम ले लें तो उसका फाइनल पीरियड आ जाएगा। साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसक के केस में एलसीएम लेने के बाद जो पीरियड आएगा उससे भी थोड़ा छोटा हो सकता है, चूँकि पाई/2 के साथ ही एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं, है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन लिखा। अच्छा, मैंने बोला था कांस्टेंट फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू a+3 इंटू एक्स प्लस 5a फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज पीरियोडिक देन ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा। तो देखिए ए की वैल्यू जो है वो क्या होगी। बात ऐसी है बेटा कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन है। ध्यान रखें, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी पीरियोडिक हो ही नहीं सकता। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी पीरियोडिक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये पीरियोडिक हो ही नहीं सकता जब तक ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन होता तो पीरियोडिक हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये वाला टर्म हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। तो फॉर बीइंग पीरियोडिक fx must not be polynomial function, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये वाली टर्म होनी ही नहीं चाहिए, दिस इक्वल टू 0, ए इक्वल टू -3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक होता तो बेटा एक्स वाली टर्म भी खत्म करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी खत्म करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? अब ये क्या, ये तो 0, ये जब ए को -3 रखेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5a बचेगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो f(x) इक्वल टू कांस्टेंट एक पीरियोडिक फंक्शन है, भले ही उसका फंडामेंटल पीरियड हमें पता नहीं है। ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। और देखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने जो है क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला फाइंड पीरियड ऑफ f(x) इक्वल टू sin 2πx प्लस sin πx/3 प्लस sin πx/5। बेटा मैंने बोला था सबका अलग अलग जो है पीरियड फाइंड कर लीजिए, फिर सबका एलसीएम ले लेना। बेटा साइन होता तो साइन का पीरियड क्या था 2π, लेकिन बेटा एक्स में जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है। साइन का पीरियड था 2π, लेकिन बेटा इसके इनटू में क्या है π/3, तो π/3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। साइन का पीरियड था 2π, लेकिन बेटा π/5 एक्स के मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा। ये आपको पता है कि जो एक्स के मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है, पीरियड में। अच्छा, तो इसका पीरियड फाइनली कट के क्या हो गया 1, इसका पीरियड फाइनली क्या हो गया बेटा, जब कटे बटेगा 6, इसका पीरियड क्या हो गया बेटा 10। तो बस बेटा इसका पीरियड 1, इसका पीरियड 6, इसका पीरियड 10, तीनों का एलसीएम लेना पड़ता है ना। तो फाइनली जो f(x) का पीरियड आएगा, पीरियड ऑफ f(x) इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑल द पीरियड्स। तो 1, 6, 10 का एलसीएम वो क्या हो गया बेटा 15 हो गया। तो 15 हमारा पीरियड है। तो समझ में आने लगी होंगी बेटा आपको जो है बातें, है ना। आगे चलें और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड पीरियड ऑफ f(x) इक्वल टू साइन के अंदर में cos x/2 प्लस cos के अंदर में sin x। बेटा मैंने एक बात बोली थी आपको कि जब भी एक के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाए तो पहले अंदर वाले का पीरियड निकालें, फिर ये देखें कि जो बाहर वाला पीरियड है, जो बाहर वाला फंक्शन है वो उसके नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है क्या। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा है तो पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा,
सही है। तो जैसे मान लीजिए अंदर वाले का पीरियड, इसका पीरियड क्या है बेटा 2 पाई, कोस ऊपर से लगा हुआ है, कोस क्या करता है बेटा, कोस क्या करता है, साइन को कि नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव बना देता है, तो पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका पीरियड जो है क्या हो गया फाइनली, और आधा हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा पाई फाइनली इसका। ऐसे ही कोस अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, तो कोस का होना चाहिए था 2 पाई, लेकिन 1/2 मल्टीप्लाई में है तो इसका हो गया इतना। तो ये तो कितना हो गया कोस x/2 का हुआ। साइन जब बाहर से लगता है, क्या साइन इस कोस की वैल्यूज़ को, नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव बना देता है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये सेम रह जाएगा। तो ये हो गया 4 पाई। तो इसका पीरियड है 4 पाई, इसका पीरियड है 2 पाई, सॉरी पाई। तो दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम ऑफ 4 पाई एंड पाई, बेटा पाई कॉमन आ गया, 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। तो बेटा फाइनली 4 पाई हो गया पीरियड हमारे पास। कोई दिक्कत है इसमें? तो मतलब जब साइन, मैं स्पेशली बेटा मैं साइन कोस वगैरह की बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए अंदर वाले का पीरियड निकाला, ऊपर से कोस लगा हुआ है, तो पीरियड आधा हो गया, चूँकि कोस में क्या करता है, कोस के अंदर अगर आप -1 डालते हैं तो वो कोस 1 कर देता है, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। सही बात है भैया। अच्छा, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए मैं क्या कहना चाहूँगा कि साइन एक्स का पीरियड क्या है 2 पाई है। अगर मैंने साइन के ऊपर बेटा स्क्वायर लगाया तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा बाई 2, क्योंकि इसका ऊपर से कौन सा फंक्शन लग गया जो इसके नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। मान लीजिए मैं मोड लगा दूँ तो क्या हो गया बेटा, ये भी 2 पाई का अपॉन 2 होगा। अगर मान लीजिए बेटा मैं इसके बाहर कोस लगा दूँ, तो कोस क्या करता है, कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, कोस भी माइनस को ख़त्म कर देता है। तो बेटा इसका पीरियड भी कितना हो गया 2 पाई अपॉन 2। तो समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं क्या होगा, जो ऊपर से जो फंक्शन लगे अगर वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे तो बेटा पीरियड आधा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बेटा मेरे पास जो है वो लिखा हुआ है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, रूट के अंदर है 8/1 - x प्लस 8/1 + x। उसके बाद लिखा हुआ बेटा एंड जी एक्स इक्वल टू 4/f sin x प्लस 4/f cos x। ठीक है बेटा, तो इसने बोला देन जी एक्स क्या होगा, तो मतलब देन जी एक्स इज़, इसने बेटा ऑप्शन लिखे हैं, जी एक्स इज़ पीरियोडिक, पहला ऑप्शन है जी एक्स इज़ पीरियोडिक विद पीरियड π/2। दूसरा लिखा है बेटा पीरियोडिक विद पीरियड पाई, पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। फिर है बेटा एपीरियोडिक, एपीरियोडिक का मतलब है कि पीरियोडिक नहीं है, कहीं एपीरियोडिक वर्ड आए समझ लेना, वो पीरियोडिक, ये बोल रहा है कि पीरियोडिक नहीं है। अच्छा, पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लें, एफ साइन एक्स को यहाँ साइन एक्स रख के, ऐसे एफ कोस एक्स को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब मैं सिंप्लीफाई करने गया, मान लीजिए मैंने एफ साइन एक्स को सिंप्लीफाई किया, तो एक्स की जगह पे साइन एक्स रखा, तो कितना हो जाएगा ये बेटा, पहले एलसीएम ले लेंगे, पहले एलसीएम ले लो, चलो एफ एक्स एलसीएम लेकर क्या आ रहा है, अंदर अंदर में ऐसे इधर जाएगा इधर जाएगा, तो रूट के अंदर 8 × 1 + x प्लस 1 - x अपॉन 1 - x²। तो ये बेटा कुछ ऐसा हो रहा है, ये ऐसे कट जाएगा, ये बचा मेरे पास 4 ऊपर से बाहर आ गया और रूट के अंदर 1 - x² ये बच रहा है। तो f sin x की बात करूँ तो बस यहाँ x की जगह पे sin x रख दीजिए, तो ये हो गया 4/√1 - sin²x, मतलब ये हो गया 4/mod cos x, मतलब 4 mod sec x। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जो है मेरे पास अगर मैं f cos x की बात करूँगा तो यहाँ x की जगह पे cos x जाएगा, तो हो जाएगा 4/√1 - cos² x इक्वल टू 4/mod के अंदर sin x
इक्वल टू 4 मोड कोसेक एक्स। ठीक है भैया, 4 मोड कोसेक एक्स। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे मुझे क्या लिखा हुआ था, यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ था, तो जी एक्स कितना हो गया बेटा? जी एक्स मेरे पास हो गया 4 अपॉन क्या था, एफ साइन एक्स। एफ साइन एक्स की वैल्यू क्या है, ये 4 मोड दिस, प्लस बेटा ये 4 अपॉन एफ कोस एक्स की वैल्यू क्या है, 4 मोड कोसेक एक्स। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक ऊपर जाके हो जाएगा बेटा कोस, तो हो गया मोड कोस एक्स प्लस मोड साइन एक्स। इसका मुझे पीरियड बताना है। बेटा एक बात बताइए, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, लेकिन ऊपर मोड लग गया, मतलब ऊपर में ऐसा फंक्शन लग गया जो पॉजिटिव बनाता है, तो क्या हो गया 2 पाई का आधा, मतलब पाई। कोस का एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन ऊपर से मोड लग गया, तो पीरियड कितना हो गया बेटा, पाई, आधा हो गया। एक बात मैंने बोली थी, साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक प्लस में इस तरह से लिखे हुए दिखें कि दोनों के ऊपर कुछ ऐसा फंक्शन लगा हो जो उसको पॉजिटिव बनाता हो, दोनों के ऊपर ऐसा फंक्शन लगा हुआ हो जो उसको पॉजिटिव बनाता हो, और ये प्लस में लिखे हो, या साइन के ऊपर भी पॉजिटिव बनाने वाला फंक्शन है, कोस के ऊपर भी, तो मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स। ऐसे ही क्या हो सकता था बेटा हमारे पास 10, जैसे मोड 10 प्लस मोड कोस, हो सकता है प्लस में भी हो जाए, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता तो भी एक ही बात थी, 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर होता तो भी एक ही बात थी, मतलब ऊपर में ऐसा फंक्शन लगा होना चाहिए दोनों पे जो उसको पॉजिटिव बना रहा हो। तो बेटा पीरियड क्या हो जाता है, सीधे पाई/2 हो जाता है। तो पीरियड फाइनली क्या हो जाएगा, पाई/2। कोई दिक्कत है इसमें, लिख लीजिए। तो पीरियड पाई/2 है यहाँ पे मतलब पीरियड जो है आधा हो जाता है पूरा। ठीक है, दोनों के ऊपर ऐसा साइन और कोस के ऊपर दोनों के ऊपर अलग अलग ऐसा फंक्शन लगाओ जो उनका पॉजिटिव बनाता हो, तो अलग अलग तो उनका पाई हो गया, फिर दोनों प्लस में लिखे हो तो पाई/2 पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि पाई/2 पे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको लिखिए, इसका पीरियड है पाई/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे मेरे पास बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन cos √2x प्लस cos 2x। अगर मुझे इसका पीरियड बताना है बेटा, ये कोई फंक्शन है, तो मुझे क्या करना होगा, दोनों का अलग अलग पहले पीरियड निकालूंगा, फिर दोनों का एलसीएम लूँगा। बेटा इसका पीरियड क्या हो जाएगा, देखो कोस का होता है 2 पाई, लेकिन क्योंकि एक्स के मल्टीप्लाई में √2 है तो अब ये डिवाइड में आ गया, तो इसका पीरियड तो बेटा इतना हो गया। इसका पीरियड कितना हो जाएगा भैया, कोस का होता है 2 पाई, एक्स के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये हो गया बेटा फाइनली √2 पाई, और ये हो गया बेटा फाइनली पाई। तो अब अगर मुझे ओवरऑल दिस प्लस दिस का पीरियड चाहिए, तो इन दोनों का पीरियड का क्या कर दूंगा मैं, एलसीएम ले लूँगा, √2 पाई पाई। बेटा पाई तो कॉमन आ गया, एलसीएम √2 एंड 1। बेटा एक इरेशनल एक रैशनल है, इन दोनों का पीरियड मतलब इन दोनों का जो है एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है, एक इरेशनल और रैशनल हो और दूसरा रैशनल हो, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा हमारे पास एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट पीरियोडिक, इट इज़ नॉट पीरियोडिक, क्योंकि पीरियड आ ही नहीं सकता। सही है भैया। और क्वेश्चन देखिए, अगर मेरे पास लिखा हुआ है लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन रूट के अंदर, बेटा मेरे पास लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ए एक्स इंटू एक्स। बेटा ये एक्स के मल्टीप्लाई में है, ये रूट के अंदर वाला, रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ए एक्स जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है बेटा मुझसे, इसने बोला ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है बेटा। ठीक है, तो इसने बोला कि इफ़ एफ इज़ पीरियोडिक, if f is periodic with fundamental period pi, then a belongs to।
ठीक है, मतलब इसने जो है बेटा हमारे पास, इसने बोला कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी। ऑप्शन भी लिखे हैं, ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं। जैसे इसने मान लीजिए बेटा पहला ऑप्शन लिखा हुआ अपने पास क्लोज 2 से ओपन 3, और लिखा हुआ है 4 एंड 5, ओनली 2 वैल्यू लिखी हुई है करली ब्रेसेस में। करली ब्रेसेस में 2-3 वैल्यू लिखी तो सिर्फ वही वैल्यू, वो इंटरवल नहीं माना जाता बेटा। 4,5 कैपिटल ब्रैकेट में, इसका मतलब 4 से 5 की सभी वैल्यूज़, 4 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, 5 पर ओपन ब्रैकेट, मतलब 4 से 5 के बीच की वैल्यूज़। 5 पे ओपन ब्रैकेट है, 4 पे नहीं है, मतलब 4 को इंक्लूड किया गया है, 5 को नहीं। बेटा अगर मैं बात करूँ इसके पीरियड की, बेटा एक बात बताइए, साइन का पीरियड क्या होता? अगर यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स लिखा होता तो बेटा उसका पीरियड आप कितना लेते? देखिए साइन एक्स का पीरियड आपके पास बेटा हो जाता 2 पाई। अब मेरे पास अगर साइन रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ए एक्स आ गया है तो इसका पीरियड क्या होना चाहिए? 2 पाई अपॉन, ये डिवाइड में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत है इसमें? जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में हो जाता है, तो इसका पीरियड ये आना चाहिए। जबकि इसने खुद बोला, इसने बोला कि इसका जो पीरियड है ना वो पाई है बेटा, इसका मतलब इसकी वैल्यू पाई के इक्वल होनी चाहिए। सही बात है, पीरियड ऑफ दिस इक्वल टू ये आ रहा था हमारा, जबकि इसने बोला कि पाई होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू पाई के इक्वल होनी चाहिए। तो बेटा इससे ही कट जाएगा, कितना आ गया यहाँ से? 2 इक्वल टू रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ए एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना आ गया? कुछ ऐसा। बेटा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ए की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी? 4 पे क्लोज ब्रैकेट, 5 पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ हो जाएगी। है कहीं आंसर? हाँ ये आप जानते हैं। कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में? ठीक है भैया, इसको नोट कर लीजिए। और कुछ हम लोग जो है क्वेश्चंस देखते हैं। एक बात का बेटा आप ध्यान रखना है ना, जैसे कभी भी एक फंक्शन आ जाए आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स, एक फंक्शन लिखा है जी एक्स, इस तरह का फंक्शन आ जाए, तो इफ़ अगर अंदर वाला पीरियोडिक हुआ, अगर बेटा अंदर वाला पीरियोडिक हुआ, मतलब इफ़ जी एक्स इज पीरियोडिक देन एफ ऑफ जी एक्स मस्ट बी पीरियोडिक, इसे पीरियोडिक होना ही पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? तो इसे पीरियोडिक होना ही पड़ता है। अच्छा, उसके बाद अंदर वाला पीरियोडिक है तो बेटा ओवरऑल पीरियोडिक हो ही जाता है बेटा वो। अगर अंदर वाला पीरियोडिक ना हो, अगर अंदर वाला पीरियोडिक ना हो तो फिर बेटा पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास इफ़ एफ ऑफ, मतलब इफ़ जी एक्स, मतलब जो अंदर वाला इफ़ जी एक्स इज़ अपीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक नहीं है, देन एफ ऑफ जी एक्स मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। ये पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं। सही है भैया? और देखिए, अगर बेटा अपने पास जो है, अगर जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा हुआ है या माइनस में लिखा हुआ है, इनमें से एक पीरियोडिक है, दूसरा पीरियोडिक नहीं है, देन एक पीरियोडिक है दूसरा पीरियोडिक नहीं है, देन ये जो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है ये पीरियोडिक नहीं होगा, इस अपीरियोडिक। अपीरियोडिक मतलब पीरियोडिक नहीं है। इतना पता है, बाकी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते बेटा। ठीक है, बाकी में सीधे सीधे आप सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लेना। सही है भैया? कोई दिक्कत है? चले आगे, आगे देखते हैं, है ना बेटा? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा, मुझसे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पीरियोडिक। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, मान लीजिए पहला फंक्शन लिखा हुआ था एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर है। दूसरा फंक्शन मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है जी एक्स इक्वल टू सिग्नम के अंदर फ्रैक्शन x। तीसरा मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ बेटा साइन इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर। फोर्थ लिखा हुआ बेटा के एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट साइन एक्स। आप सबसे अंदर वाले फंक्शन को देखते जाना बेटा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये ऊपर जाकर पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगी, मतलब 2 की पावर फ्रैक्शन x। तो ऐसा हो गया ना कि पहले फ्रैक्शन x है, फिर वो किसी दूसरे के ऊपर फंक्शन के ऊपर जाके लगा है, तो अंदर वाला फंक्शन क्या माना गया, फ्रैक्शन x। तो बेटा एक बात बताइए मुझे, फ्रैक्शन x क्या है, पीरियोडिक है, तो बार बार अपनी वैल्यू को बदलेगा। तो जो अगर कोई दुनिया भर का कोई भी फंक्शन हो, उसका जो वेरिएबल वाला हिस्सा है अगर पीरियोडिक हो तो बेटा ओवरऑल पीरियोडिक होना ही पड़ता है। अगर वेरिएबल वाला हिस्सा पीरियोडिक हो तो ओवरऑल पीरियोडिक होता ही है। तो बेटा देखिए इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। क्योंकि अंदर वाला, ये भी बोल सकते हैं अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक तो ओवरऑल पीरियोडिक, क्योंकि फ्रैक्शन एक्स पीरियोडिक था। इसमें भी बेटा अंदर वाला कौन है, फ्रैक्शन, बाहर वाला क्या है, सिग्नम एक्स। तो अंदर वाला क्या है, पीरियोडिक। तो ये क्योंकि पीरियोडिक है इसलिए ओवरऑल क्या हो गया बेटा, पीरियोडिक। ये भी पीरियोडिक। बेटा इसके अंदर देखिए सबसे अंदर है एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर पीरियोडिक है, सबसे अंदर है एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर पीरियोडिक है नहीं। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर इज नॉट पीरियोडिक, इसका मतलब एच एक्स इज नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक बोलो या अपीरियोडिक, बात एक ही है। बेटा सबसे अंदर वाला यहाँ कौन है, साइन एक्स। तो साइन एक्स इज पीरियोडिक, इसका मतलब के इज पीरियोडिक फंक्शन, ओवरऑल ये भी पीरियोडिक हो गया। तो ये पीरियोडिक, ये नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक, ये पीरियोडिक। तो बात समझ में आ रही है। जब एक के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन ऐसे लिखे हो, तो सबसे अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो ओवरऑल पीरियोडिक होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो पीरियोडिक नहीं होंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलें और देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट एफ इज पीरियोडिक विद पीरियड 1/2। उसके बाद लिखा हुआ है इफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5 एंड एफ ऑफ 9/4 इक्वल टू 2। फिर इसने बोला है बेटा फाइंड एफ ऑफ -3 एंड एफ ऑफ 1/4। तो बेटा एक बात का ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आपको जो है इसका पीरियड 1/2 है, इसका पीरियड मान लीजिए बेटा 1/2 है। जैसे मान लीजिए किसी का पीरियड बेटा टी हो, तो आपने क्या सीखा है कि टी प्लस एक्स अगर रखेंगे तो एफ एक्स के इक्वल होगा, अगर किसी का पीरियड टी हो। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी इंटीजर का टी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और तब ऐसा प्लस एक्स लिखा जाए तो भी बेटा वो सेम बात होती है। ध्यान रखें इस बात का,
कोई दिक्कत है बेटा? किसी इंटीजर का टी में मल्टीप्लाई करें तब प्लस एक्स लिखें तो भी सेम बात होगी, बस टी जहाँ पर इंटरवल है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, मेरे पास जो है इसका पीरियड कितना है 1/2। तो अगर मैं ऐसा करूँ, मुझे F2 दिया हुआ है, मुझे -3 पे पहुँचना है। 2 से -3 कितना होता है? 5 का डिफरेंस है। क्या मैं 10 × 1/2 -10 × 1/2 करूँ और फिर +2 लिखूँ? इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ n की जगह पे क्या आ गया है? -10। कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पीरियड में, और 1/2 क्या है इसका? पीरियड। तो पीरियड इंटू कोई भी इंटीजर प्लस x इक्वल टू क्या देता है? fx, मतलब ऐसा देगा। जबकि ये सिंप्लीफाई को क्या बना रहा है? -5 + 2 मतलब -3। तो दिस इक्वल टू क्या हो गया बेटा? F2। F2 की वैल्यू कितनी है? 5। ये आंसर हो गया। और देखिए F1/4, F1/4 तो जैसे 9/4 है, 9/4 में उसमें डिफरेंस कितना है बेटा? 1/4 में 2 का डिफरेंस है। तो मैं 4 × 1/2, क्योंकि 1/2 पीरियड है, और प्लस 1/4 लिखूँ। तो किसके, ये क्या हो गया बेटा? वही इंटीजर इंटू पीरियड, मतलब n × t प्लस x इक्वल टू fx, मतलब F1/4 हो जाएगा। ये फाइनली सिंप्लीफाई हो गया, कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारे पास f ऑफ 2 से 1 घटा 2 + 1/4, 9/4 इक्वल टू F1/4। F1/4 कितना है? अच्छा, ये 9/4 की वैल्यू दी हुई थी आपको, तो बेटा F1/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 2 इक्वल टू F1/4। कोई दिक्कत है? तो एक ही आंसर आ गया, एक बेटा ये आंसर आ गया। सही है, लिख लीजिए। समझ रहे हैं बेटा कि कभी भी अगर किसी एक वैल्यू पर आप हैं और दूसरी वैल्यू फाइंड करनी हो, आप इसकी हेल्प लें। आप ये देख लें कि पीरियड में कितने का मल्टीप्लाई करा के हम उस पर पहुंच सकते हैं ऐड करके। तो n × t अगर ऐड किया हुआ x में तो वो सीधे fx दे देता है। तो पीरियड इंटू, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, n चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। ठीक है बेटा? तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चले। और जो है बेटा, मुझे एक ध्यान आ रहा है क्वेश्चन, आप लोगों ने क्या किया था ना प्रीवियस क्लास में, जब मैं एक क्वेश्चन करवा -2 वाला, उसमें हुआ थोड़ा सा बात ये थी कि उसमें लास्ट में वॉइस चली गई थी, है ना? तो कुछ बच्चों ने आप में से बोला था कि सर उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना। बेटा बात ऐसी है, जैसे एक ग्राफ था मेरे पास y = x - 2, दूसरा ग्राफ था बेटा मेरे पास y = x² - 4/x + 2, तीसरा ग्राफ था बेटा मेरे पास y × x + 2 इक्वल टू x² - 4। तो बेटा इसके ग्राफ में क्या डिफरेंस था? इसका तो सीधे सीधे बन गया था, कोई दिक्कत थी ही नहीं। इस तरह से अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो मैंने बोला था कि अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया हो और अगर कोई फैक्टर कट रहा हो, तो काटो, लेकिन साइड में लिख दो कि ये फैक्टर को 0 नहीं होने देना है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया? y = x - 2, और यहाँ से क्या आ गया? x नॉट इक्वल टू -2। तो मतलब ग्राफ इसी का बनेगा, लेकिन x की वैल्यू -2 के सामने ग्राफ नहीं बनेगा। तो ग्राफ यही है बेटा, जब -2 आएगी x की वैल्यू, उसके सामने एक सर्कल छोड़ देना, खाली छोड़ देना, फिर आगे वो ग्राफ बना देना। ठीक है बेटा? तो ग्राफ इसी का बना, लेकिन एक वैल्यू गायब हो गई। तो जो ऊपर नीचे फैक्टर कटता है उसको इक्वल टू 0 करो, x की जो वैल्यू आए उसके सामने ग्राफ को गायब कर दो। ठीक है भैया? और आगे देखते हैं। इसको एक तरफ अगर आप लेकर आएंगे तो y × x + 2 - x² - 4 = 0। बेटा x + 2 तो कॉमन आ रहा है, और ये बच गया y - x
+2 = 0। तो बेटा ये दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, जब दो फैक्टर 0 होते हैं तो अलग अलग 0 करना पड़ता है ना, दिस इक्वल टू 0 या फिर दिस इक्वल टू 0। तो एक बेटा ये अलग लाइन आ गई और ये अपने पास अलग लाइन आ गई, तो दोनों का ग्राफ बनेगा। वाई, ये जैसे मान लीजिए एक्स एक्सेस हो गया, ये मान लीजिए मेरे पास वाई एक्सेस हो गया, तो x इक्वल टू -2 ये एक अलग लाइन हुई, और बेटा y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स -2 ये अलग लाइन ऐसे हुई, y इक्वल टू एक्स -2, और बेटा ये x इक्वल टू -2 एक अपने आप में अलग लाइन हुई। मतलब ग्राफ क्या हो गया, ये और बेटा ये दोनों मिलाकर हमारा इसका ग्राफ है, इसका, ठीक है, दोनों मिलाकर, दोनों लाइनें मिलाकर इसका ग्राफ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो समझ गए बेटा कि लेफ्ट से राइट का फैक्टर कट मत करना ऐसे। कुछ लोग हो सकता है x+2 इधर से ऐसे कट कर देते, कट नहीं करना, दोनों लेफ्ट में लाओ, दोनों को कॉमन लो, अलग अलग ग्राफ बनेंगे। हाँ ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो कट करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन उसको 0 नहीं होने देना। डिफरेंस समझ में, ये मैंने बोला था, तीनों का ग्राफ डिफरेंट है। आगे चलते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक ही कोई ना कोई करेक्ट होगा। मान लीजिए मेरे पास बेटा एक स्टेटमेंट ए लिखा हुआ है कि इफ़ एफ एक्स इज periodic, if fx is periodic and gx is aperiodic, then f of gx must be aperiodic। ऐसे ही दूसरा लिखा हुआ है if fx and gx are both aperiodic, then f of gx must be aperiodic। C लिखा हुआ है if fx is aperiodic and gx is periodic, then f of gx must be periodic। if fx is periodic and gx is aperiodic, then g of fx must be aperiodic। अगर आपको जब क्लियरली बता दिया गया है कि इसमें से सिर्फ एक ही कोई करेक्ट होगा, तो मुझे लग रहा है कि अब तो शायद ज़्यादा डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेटा हमारे पास बात ऐसी है ना मैंने बोला था जब f ऑफ जी एक्स की बात आती है तो अंदर वाला पीरियोडिक है तो ओवरऑल पीरियोडिक होना ही पड़ेगा। है कहीं ऐसा लिखा हुआ, मतलब f ऑफ जी एक्स में जी एक्स अगर पीरियोडिक है तो पीरियोडिक होना ही पड़ेगा इसको। हाँ ये रहा, जी एक्स इज़ पीरियोडिक, इसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ एपीरियोडिक, तो एफ ऑफ एक्स से मैं कोई मतलब ही नहीं है, तो जी ऑफ एक्स इज़ पीरियोडिक, देन एफ ऑफ जी एक्स मस्ट बी पीरियोडिक। सही है, अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो ओवरऑल इसको क्या होना पड़ेगा, पीरियोडिक होना पड़ेगा। तो ये वाला सही हो गया। तो अगर सिर्फ सिंगल करेक्ट की बात थी तो बेटा हम ऐसे बोल सकते थे, है ना। हाँ फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार सारे, मतलब करेक्ट तो मतलब आंसर तो हमें पता लग गया क्योंकि सिंगल करेक्ट पहले से मैंने बोल दिया था, और ये वाला इसकी गारंटी है कि करेक्ट है। मैंने पहले ही बोला था कि एफ ऑफ जी एक्स दिया है, अंदर वाला पीरियोडिक है तो ओवरऑल पीरियोडिक होगा। बाकी किसी भी कंडीशन के बारे में आप फिक्स नहीं बता पाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करके पीरियड निकालना ही पड़ेगा। जैसे इसने बोला पहले वाले में एफ एक्स पीरियोडिक है,
तो बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है। तो नहीं भैया, अंदर वाला पीरियोडिक होना। तो इसने बोला कि ये पक्का पीरियोडिक नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास क्या हुआ हो, ये जो है पीरियोडिक बन गया हो। ऐसी चीज़ें कुछ हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा ए है, अगर मैं एफ एक्स को लूँ, एफ एक्स को पीरियोडिक बोला है ना, और जी एक्स को क्या बोला है इसने, एपीरियोडिक। अच्छा, एपीरियोडिक मतलब अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैंने क्या किया बेटा, जी एक्स इक्वल टू एक्स लिखा, सही है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा, मान लीजिए मैंने, इसने बोला था, हाँ, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए मैंने लिखा साइन एक्स। तो बेटा ये बताओ मुझे एफ ऑफ जी एक्स क्या है। साइन ऑफ जी एक्स खुद में एक्स है, मतलब साइन एक्स, ये पीरियोडिक है। देखो एफ एक्स इज पीरियोडिक, एफ एक्स को मैंने पीरियोडिक लिया, जी एक्स इज एपीरियोडिक, जी एक्स को मैंने एपीरियोडिक लिया, कोई भी लीनियर फंक्शन एपीरियोडिक होता है, और एफ ऑफ जी एक्स क्या निकला, पीरियोडिक निकला। तो ये बेटा डिपेंड करता है कैसे कैसा फंक्शन लिया गया है, इसे आप फिक्स नहीं बता सकते, कभी पीरियोडिक होगा, कभी पीरियोडिक नहीं होगा। जबकि इसने बोल दिया था कि दिस मस्ट बी अपीरियोडिक, नहीं भैया पीरियोडिक करके दिखा दिया हमने, तो आप इसकी बात को गलत ठहरा के दिखा दिया, इसलिए रॉन्ग है। सही है। तो बेटा ऐसे ही क्या है ना कि मतलब बाकी के बारे में आप फिक्स नहीं बता पाएंगे। अच्छा, इसी में आप ये मत सोचिएगा कि एफ ऑफ जी एक्स जो है मतलब यहाँ पीरियोडिक होगा ही, कभी कभी अपीरियोडिक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर क्या लिख दूँ, अगर मान लीजिए मैं लिखूँ जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा एग्जाम्पल में, और मैं यहाँ लिखूँ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो बेटा अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ जी एक्स की, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर, जो कि अपीरियोडिक है। तो बेटा ये जो है पीरियोडिक भी हो सकता है कभी कभी, कभी कभी अपीरियोडिक भी हो सकता है, आप फिक्स नहीं बोल सकते। सही है भैया। तो पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या था, एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ अपीरियोडिक देन एफ ऑफ जी एक्स मस्ट बी अपीरियोडिक। नहीं बेटा, अगर दोनों पीरियोडिक नहीं है तो हो सकता है कि ओवरऑल पीरियोडिक हो जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। आप जो है इसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे जैसे मतलब मैं करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट को मैं क्रॉस चेक करने जा रहा हूँ, मैं गलत ठहराने जा रहा हूँ बेटा सेकंड स्टेटमेंट को। जैसे मान लीजिए मेरे पास दोनों को अपीरियोडिक लेना है ना, मान लीजिए मैंने एफ एक्स इसको लिया बेटा, एफ एक्स को लिया मैंने साइन एक्स स्क्वायर, मैंने बेटा जी एक्स को लिया रूट एक्स, दोनों ही अपीरियोडिक हैं, ये भी और ये भी। जबकि एफ ऑफ जी एक्स क्या आ गया, साइन के अंदर रूट एक्स का स्क्वायर मतलब साइन एक्स। तो ये तो फाइनली एफ ऑफ जी एक्स क्या दिख रहा है, पीरियोडिक, साइन एक्स तो पीरियोडिक है। तो मतलब ये हुआ कि इसको भी अपीरियोडिक लिया, इसको भी अपीरियोडिक, जबकि एफ ऑफ जी एक्स क्या निकला, पीरियोडिक निकला। मतलब इसने, जबकि इसने बोला था कि अगर दोनों को अपीरियोडिक लोगे तो एफ ऑफ जी एक्स को पीरियोडिक मतलब अपीरियोडिक होना ही पड़ेगा। तो बेटा ये भी स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। बेटा ये बाकी जितने भी केसेस हैं ना, इनमें ये कभी पीरियोडिक होगा, कभी अपीरियोडिक, फिक्स नहीं बता सकते आप। सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहाँ फिक्स बता सकते हो, जब अंदर वाला पीरियोडिक हो, बाहर वाला पीरियोडिक ना हो। मतलब अंदर वाला पीरियोडिक हो, बाहर वाला चाहे कुछ भी हो, अंदर वाला पीरियोडिक हो, बाहर वाला चाहे कुछ भी हो, तो ओवरऑल पीरियोडिक होता है। बाकी केस में कभी पीरियोडिक कभी अपीरियोडिक चलता जाएगा, इसलिए बाकी केस सब गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे चलें। मतलब अंदर वाला पीरियोडिक तो ओवरऑल पीरियोडिक, चाहे बाहर वाला कुछ भी हो। आगे चलें बेटा। इसमें बेटा कुछ हमारे पास जो है स्पेशल केस होते हैं, उनका ज़रा ध्यान रखना। जैसे साइन कोस टेन वाले, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं अगर कि ये स्पेशल केसेस हैं, मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे 10 पाई बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है ना बेटा, पीरियोडिक होता है, ये पीरियोडिक होता है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा बेटा, देखिए 10 का पीरियड क्या होता है, 10 का पीरियड क्या होता है बेटा, पाई, सही है, 10 का पीरियड होता है पाई। अच्छा, और ये अपनी वैल्यू क्या बना रहा है, देखें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये 1 2 3 चलता जाएगा। तो एक एक इंटरवल के बाद तो ये बनाएगा 1 से 2 हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 है ना। और जैसे मान लीजिए, या मैं ऐसा बोलूँ कि x अगर 0 है तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 0। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो गई तो क्या हो जाएगा, ऐसे कट 2 से 2 कट के पाई, तो 0 से पाई पे पहुंच जाएंगे ना, तो पाई के बाद ये खुद को रिपीट कर देता है। इसका मतलब बेटा क्या होगा ना कि इसका पीरियड हो जाएगा 2, हर 2 इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट करेगा।
ठीक है बेटा, हर 2 इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट करेगा, क्योंकि अंदर वाले की जो वैल्यूज़ है ना बेटा, इसकी वैल्यू ऐसे ही चल रही है कि हर 2 इंटरवल के बाद जो है वो 2 पाई का डिफरेंस ला देती है ओवरऑल। तो ऐसे ही बेटा जैसे मैं बात करूँ साइन की, या जैसे मैं बात करूँ 10π/4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की, है ना। तो ये सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर केस में ही है, ध्यान रखना, तो स्पेशल केस याद रख लेना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, 1 2 3 ऐसे चलाएगा ना बेटा। तो जब ये मुझे ओवरऑल पाई चाहिए, मुझे ओवरऑल पाई चाहिए, तो कितनी देर बाद ये पाई बनाएगा, ये 4 के इंटरवल पे पाई बना देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 4 हो गई, 4 से 4 कट के पाई बना देगा। तो बेटा क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया 4। और देखिए अगर मैं बात करूँ बेटा साइन π/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बेटा मुझे क्या चाहिए, 2π होता है इसका पीरियड, साइन का पीरियड 2π। 2π कब बनेगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इसका मतलब इसका पीरियड हो गया 4, ये ऐसे कट जाएगा ना बेटा। मेरे पास मान लीजिए लिखा हुआ है साइन π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मुझे क्या चाहिए, 2π चाहिए, साइन के अंदर 2π चाहिए, चूँकि 2π इसका पीरियड होता है। तो क्या करें, 2π कब बनेगा, जब ऐसे ऐसे क्या कटेगा बेटा, यहाँ 8 आना चाहिए, 8 से 4 कटेगा, तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 होना चाहिए, इसका पीरियड हो गया बेटा 8। तो इनका थोड़ा ध्यान रख लेना, जब अंदर में पाई के इनटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए। साइन 10 कॉस इन सब की बात कर रहा हूँ, बस इतना देख लेना कि इसकी जगह क्या रखने पे ऐसे कट के इसका पीरियड बन जाएगा साइन का या 10 का। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, इसका बस ध्यान रखना, बाकी कहीं भी ऐसा कुछ खास नहीं है। कोई दिक्कत है बेटा आपको? तो अब हम लोग जो है आगे चल सकते हैं। तो बेटा अब जो है हम एक काम करते हैं, आज की क्लास जो है यहीं ख़त्म करते हैं। फंक्शन चैप्टर जो है मतलब ओवर हो गया है, सारे कॉन्सेप्ट बेटा ओवर हैं। अब हम लोग जो है एक दिन को डिस्कशन करेंगे बेटा, अब हम लोग एक दिन को डिस्कशन करेंगे इन सभी का, है ना। तो एक काम करते हैं ना, हमारे पास टाइम लेते हैं थोड़ा सा, जहाँ सैटरडे है तो बेटा हम लोग जो है उसको थर्सडे लेते हैं, ठीक है, थर्सडे, ताकि 4 दिन के करीब आपको मिल जाए। थर्सडे को सारी जो स्पेशल DPPs हैं, फिर से सुन लीजिए, थर्सडे को सारी जो स्पेशल DPPs हैं उनका डिस्कशन होगा लाइव क्लास में। मतलब थर्सडे को बेटा हम लोग जो है लाइव क्लास रखेंगे, वही शाम का टाइम रहेगी 3-4 बजे करीब में, ठीक है, वो मैं टाइम डलवा दूँगा पहले दिन। तो थर्सडे को हमारी लाइव क्लास रहेगी, जिसमें फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का जो है लाइव डिस्कशन रहेगा। तो सारी स्पेशल DPPs इन 4 दिन में आप लगा कर रखें, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट हो तो मुझसे सीधे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, है ना, डिस्कशन बनना हम वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ चैप्टर ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ITF पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी बेटा मैं जो आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है हो सके तो ये आप लोग वो कुछ बोल रहे थे कि स्कूल्स में जो है ये आ रहा है, मतलब ITF से रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं असाइनमेंट वगैरह में। तो बेटा देखिए, अगर 2-3 दिन टाल सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर तो मैं आपको जो है वो सोल्यूशन मतलब आपका असाइनमेंट सॉल्व करके भेजूँगा ही, क्योंकि मैं सोच रहा था पहले इसका डिस्कशन हो जाता। तो एक काम करते हैं ना बेटा, ये एक काम करते हैं, सुन लीजिए, एक काम करते हैं, थर्सडे को डिस्कशन रख लेते हैं इसका, उससे पहले एक क्लास रख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है बेटा। थर्सडे को डिस्कशन रखते हैं इसका, उससे पहले ITF की 1-2 क्लास रख लेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर रख लेंगे, जिससे थोड़ा सा आपका वो भी कवर हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए तैयार रहिएगा डिस्कशन के लिए, थैंक यू।